हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और नया और इंटरेस्टिंग वीडियो एक चैप्टर लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। क्या है देखो, इससे पहले संरक्षण का अर्थ हम पढ़ चुके थे। क्या होता है संरक्षण, संसाधन संरक्षण क्या होता है। पहले संसाधन पढ़ा कि संसाधन क्या होता है, उसके बाद क्या हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, संरक्षण, संसाधन का संरक्षण करना, यानी कि जो संसाधन हमें प्रकृति ने दिए हैं। संसाधन किसे कहते हैं, वे सभी वस्तु खनिज पदार्थ जो मानव के उपयोग में आता है। वे सभी खनिज वस्तु पदार्थ जो मानव के उपयोग में आता है। क्या आता है, मानव के उपयोग में, वे सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन। अब ये संरक्षण का मानी क्या है, तो वो हम उससे पहले वाली वीडियो में, उसके बाद में जो वीडियो मैंने आपको अवेलेबल करवाई थी, जो चैप्टर पढ़ा था कि संरक्षण का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो हमें प्रकृति ने संसाधन प्राप्त कराए हैं या दिए हैं, उनको किस प्रकार मानव एक उपयोगी रूप में उपयोग करे, सही से रूप में उपयोग करे, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको यह संसाधन उपलब्ध हो सके। जिस तरह मैंने जल बताया आपको, पेट्रोलियम बताया, कि ये ऐसे हैं कि एक वक्त आने पर हो सकता है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को ये संसाधन या ये जो सुविधाएं हैं ये उपलब्ध न हो सके। अब इसका अल्टरनेटिव लाना थोड़ा मुश्किल होगा। जिस तरह एक आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि चाइना की कुछ ऐप बैन हो गई, चाइना को संबंधित कुछ विवाद चला इंडिया और चाइना के बीच में, तो चाइना की ऐप बैन कर दी भारत सरकार ने। अब उसका अल्टरनेटिव कुछ ऐप ऐसी थी, जैसे गेम स्कैनर है वगैरह, जो गेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एजुकेशन से रिलेटेड भी अच्छी अच्छी ऐपें थी, किसकी, चाइना की, तो वो उसका अल्टरनेटिव ढूंढना मुश्किल पड़ा। तो इसी तरह जब मानव के पास जो संसाधन आज उपयोग में है, जैसे जल, पेट्रोल वगैरह, जो ये खनिज तेल वगैरह ये सभी है, आज हमारे पास उपयोगी है, हम इसका उपयोग आराम से अच्छे से कर रहे हैं, पर हमें इसको अपनी भावी पीढ़ी के लिए संभाल के संजो के रखना होगा, ताकि वो भी इसका उपयोग कर सके, वरना ये इसका अल्टरनेटिव उनको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो हम उपयोग तो करें पर दुरुपयोग ना करें उस चीज का जो हमें प्रकृति ने दी, तो वही क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। अब मैंने आपको बताया था कि आपके संरक्षण के अंतर्गत आपके टॉपिक, दो टॉपिक हैं। कौन कौन से संरक्षण करेंगे हम, एक तो जल का करेंगे, एक इसका करेंगे वन का। एक जल संरक्षण है आपके अंतर्गत, जल संसाधन का संरक्षण, और दूसरा है वन संसाधन का संरक्षण। तो आज हम एक नया चैप्टर देखते हैं, संसाधन संरक्षण से संबंधित कौन सा, जल संसाधन का संरक्षण। यानी कि जो जल है, जो देखो जैसे घर में ये पृथ्वी बनाऊं, पृथ्वी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, पेंजिया पेंथालासा। पेंजिया क्या था, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से संबंधित है। जो पेंजिया था वो क्या था, स्थल भाग। पेंथालासा क्या था, महान महासागर, तो जलीय भाग। ठीक है, तो वो जलीय भाग था। तो इसी प्रकार एक तो हमारा महाद्वीप, महासागर के रूप में, एक तो हमारे पास जल किस प्रकार है, महासागरों के रूप में। और जो जल की मात्रा है कुल पृथ्वी पर, वो कितने प्रतिशत है, 71% जल की मात्रा है। यानी कि जो हमारा पूरा पृथ्वी है, इस पृथ्वी में कितने प्रतिशत जल है, 71% है। क्या आप बता सकते हैं ये पीने योग्य है, सर नहीं पीने योग्य। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें लवणता है, क्षारीयता है, जो कि मानव शरीर के लिए हानिकारक है। जो भी चीज मानव शरीर के लिए हानिकारक होती है, वो मानव उसको न पिए या न खाए तो ही बेहतर होता है। ठीक है, तो मैं बता रहा, तो कितना प्रतिशत, 71% क्या है, जल है। 29% क्या है, स्थल है। अब इस 29 स्थल के भी कहीं तो ग्लेशियर है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, और अनेक हैं। तो इसमें भी जो पूरा मुख्य रूप से जो मैदानी भाग है, वहीं पर मानव निवास कर सकता है। इसी प्रकार जो 71% है, इसमें से जो मीठा पानी है, क्या है, मीठा पानी, मानव उसी का सेवन कर सकता है। किसके लिए, पीने के लिए या खाना पकाने के लिए। बाकी दूसरे कार्यों के लिए भले उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन जीवन जीने के लिए पानी पीना जरूरी है। ठीक है ना। तो देखो, अब ये तो बताया कि 71% इसका क्या है, हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर जल अवस्थित है। मान लीजिए कि वो जो महासागर है, कौन सा, पेंथालासा, वो कितने प्रतिशत है, अब 71% भाग पर फैला हुआ है।
71% जल है। अब देखिए जो ये जल है, जो विश्व का प्रति व्यक्ति क्या कह सकते हैं उसको, उपभोग है, उपयोग के दीजिए, प्रति व्यक्ति उपभोग या उपयोग जल की मात्रा में, तो इसमें ग्रामीण के जो लोग हैं ना, वो प्रति व्यक्ति अगर औसतन निकाले, औसत जल उपयोग, तो ग्रामीण के लोग कितना करते हैं, 50 लीटर, एक व्यक्ति 50 लीटर जल का उपयोग करता है। कहां पर, ग्रामीण में। और इसी के विपरीत अगर मैं शहर की बात करूं, शहरी आवास की, तो वो करते हैं इसका जस्ट तिगुना लीटर। कितना हो गया, 150 लीटर, और एक कहां है 50 लीटर। यानी कि जो एक शहर में एक आदमी यूज करता है, वहीं वो ग्रामीण शहर में उस पानी से 3 व्यक्ति यूज कर सकते हैं, जो कि यह भी ज्यादा है। तो ये क्या हो रहा है कि जल का विदोहन हो रहा है, जल का क्या हो रहा है, विदोहन, फालतू यूज किया जा रहा है, फालतू वेस्टेज किया जा रहा है। अब जल का संबंधित आपको पता पड़ गया कौन सा क्या है, ये एक एक पॉइंट वाइज आप लिखते चलना तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा, और आगे में नोट्स अगर हुआ तो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अब देखते हैं कि जल संसाधन का स्वरूप की जो हमारी पृथ्वी है, अभी मैंने जैसे आपको बताया, एक तो महासागरीय रूप में हमारे पास जल मौजूद है। क्या केवल महासागरों में ही जल है? जहां पर स्थल भाग है, वहां पर क्या जल का कोई भी अंश नहीं मिलता है? क्या वहां पर कोई भी जल का अंश नहीं मिलता है? तो आप बोलोगे सर मिलता है ना, मेरे घर के पास में तो नहर जाती है, और क्या जाती है, नदी, ठीक है, नहर हो गई, नदी हो गई, जलाशय हो गए, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, ये भी जल के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसको किसके अंतर्गत रखेंगे हम, भूपृष्ठ या पृथ्वी की सतह। इसको मैं एक और क्या बोल सकता हूं, पृथ्वी की सतह अपनी भाषा में। यह कौन सा हो गया, महासागरों का जल। दूसरा कौन सा हो गया, पृथ्वी की सतह का जल। अब आपने जिस तरह पढ़ा होगा जल अपवाह तंत्र, भारत का कितना कौन कौन सा अपवाह तंत्र है, एक तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, एक है अरब सागर का अपवाह तंत्र, और एक और है क्या उसका नाम, आंतरिक अपवाह तंत्र। अभी आंतरिक अपवाह तंत्र क्या होता है, आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत यह आता है कि जैसे कि जो महासागरों का अपवाह तंत्र यानी कि अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और अरब सागर का अपवाह तंत्र, इसमें तो सीधे नदी महासागर में जाके मिल जाती है। लेकिन जो आंतरिक अपवाह तंत्र है उसके अंतर्गत जल जो है या जो नदी वगैरह है वो अपना जल भूमि के अंदर समाहित कर देती है। अब भूमि के अंदर चल जाएगा। और अगर आप मैं कहूं कि आप बोरवेल देखा है, हैंडपंप देखा है ना, तो अब जो बोरवेल से पानी निकाल रहे हो, जो हैंडपंप से पानी निकाल रहे हो, नलकूपों से पानी निकाल रहे हो, कुओं से पानी निकाल रहे हो, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, भूमिगत जल के अंतर्गत आते हैं। तो अब आप समझ गए। देखो अब मैं इसको चार्ट के माध्यम से समझाता हूं। जल संसाधन का स्वरूप, किस प्रकार जल का संसाधन स्वरूप फैला हुआ, यानी कि जल का कहां कहां डिस्ट्रीब्यूशन है, किस किस रूप में है। अगर मैं सीधी सी भाषा में आपको समझाऊं कि किस किस रूप में जल का स्वरूप बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा, महासागरीय जल संसाधन। देखो अभी मैंने बताया पेंजिया, पेंथालासा एक समझ लीजिए महासागर है, 5 महासागर है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। इस प्रकार आपके 5 महासागर है जिनमें जल अवस्थित है। तो पहला कौन सा हो गया, महासागरीय जल संसाधन। अगला कौन सा हो गया, भूपृष्ठीय जल संसाधन, जो अभी मैंने बताया आपको, नहर, नाली, जलाशय वगैरह जो ये सब होते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, पृथ्वी की सतह से संबंधित। अभी पृथ्वी की सतह तो एक नॉर्मल वर्ड हुआ, इसको ज्योग्राफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, भूपृष्ठीय। भू का मतलब क्या होता है, धरती, पृष्ठ का मतलब क्या होता है, उसका ऊपरी भाग, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह। सीधा सा अगर आपको जो पढ़ने में, जिसने पहली बार ज्योग्राफी ली है या जिसको नहीं आता समझ में, तो वो पास में लिख लिया करे। जैसे मैं उर्दू बच्चों को पढ़ाता हूँ, उर्दू भी पढ़ाता हूँ मैं, कभी आपको पढ़ना हो तो बताना, मैं वो उसको भी वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो जो मैं उर्दू पढ़ाता हूँ कहीं उनको समझ नहीं आता सर इसका मानी क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, तो उसको हिंदी में या इंग्लिश में साइट में लिखवा दिया करते हैं, तो उससे बच्चों को क्या एकदम कैच हो जाता है। तो आप भी क्या कीजिए कि भूपृष्ठ लिखा, अब आपको लगता है कि मैं आगे भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, तो आप क्या कीजिए, पृथ्वी की सतह पास में ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। तो दूसरा भाग ये हो गया। अब तीसरा भाग क्या है, भूमिगत जल। अभी बताया मैंने, बोरवेल, हैंडपंप, नलकूप, कुएं द्वारा जो जल लिया जाता है या उपयोग किया जाता है,
वो भूमिगत जल के अंतर्गत आता है। तो ये 3 रूपों में जल संसाधन का स्वरूप बांटा गया है। अब इसकी जरूरत क्यों है, इसके उपाय क्या क्या हैं, यानी जल संसाधन के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। यानी कि एक बात एक और है जो आज के हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं, जल के कारण अभी तक कितने विश्व युद्ध हुए सर? 2 विश्व युद्ध हुए। कितने हुए? 2 विश्व युद्ध हुए। उसके अंदर अपन नहीं जाएंगे, जो आपके हिस्ट्री के टीचर आप उनसे पूछना, वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो जो जल है ना, इसी के कारण बोला जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना है। जल के कारण यानी कि जल संसाधन की वजह से हो सकता है भविष्य में जो युद्ध होगा तीसरा, वो जल की वजह से होगा। इसलिए जल का उपयोग सही से करें, दुरुपयोग न करें। अब इसके देख लेते हैं कुछ मुख्य मुख्य जो तथ्य हैं और उसको किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, इसका विदोहन कैसे रोका जा सकता है। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जल का अभाव और उसके कारण, मतलब जल का किस प्रकार अभाव हो रहा है, यानी कि शुद्ध जल किस प्रकार कम हो रहा है, हमें क्यों जल संसाधन संरक्षण की आवश्यकता हो गई कि हाँ हमें अब जल बचाना चाहिए, शुद्ध जल को इकट्ठा करना चाहिए, जो उसका विदोहन हो रहा है जल का उसका सदुपयोग करना चाहिए। उसके कुछ मुख्य मुख्य 5 कारण है। ये 5 कारण आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पेपर में सीधा सा क्वेश्चन बनेगा जल संसाधन संरक्षण से संबंधित या उसके अभाव के कारण लिखिए, जल संसाधन संरक्षण के होने के हेतु अभाव के कारण लिखिए, या जल संसाधन के उपयोग बताइए, या उसका किस प्रकार हम दोहन रोक सकते हैं वो बताइए। तो वो अगला है, जो अभाव है या किस वजह से हम जल संसाधन का संरक्षण करना चाहिए, वो निम्नलिखित है। तो देखते हैं, विश्व में तापमान में वृद्धि और वृक्षों के काटने से वर्षा जल में कमी आई है। देखो, अब विश्व में ग्लोबलाइजेशन यानी कि विश्व जो ग्लोबलाइजेशन है यानी कि बहुत गर्मी पड़ रही है, ज़्यादा गर्मी होने लग गई। क्यों? क्योंकि जो ओजोन परत है उसमें छेद होने शुरू हो गया है। क्यों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस होती है जो आपके फ्रिज वगैरह है, एसी वगैरह है, गाड़ियों वगैरह के धुएं से जो गैस विसर्जित होती है, उस वजह से उस ऑक्सीजन ओजोन परत O3, ओजोन को क्या बोला जाता है? O3 से इंडिकेट किया जाता है। H2O आपका जल का सूत्र होता है, ठीक है ना। तो जो ओजोन है या O3 है उसमें छेद क्यों हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। वो कहाँ से निकलती गैस? तो हमारे फ्रिज वगैरह से, हमारी एसी वगैरह से, हमारी गाड़ियों से इस प्रकार की प्रदूषित एक गैस विसर्जित होती है, जिससे ग्लोबलाइजेशन या विश्व तापमान वृद्धि होती है। और इस वृद्धि के कारण, अब देखो तापमान वृद्धि के कारण क्या होता है कि वृक्षों को, और तो वृक्षों का भी दोहन होता है। किस प्रकार? वृक्षों को काट लेते हैं, किसके लिए? फर्नीचर के लिए। अब एक से एक आलीशान फर्नीचर आपके घर में लाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हाँ सर चाहते हैं। अब फर्नीचर चाहते हो, आप जिस कॉपी में लिख रहे हो वो भी कहीं ना कहीं एक पेड़ को काट के बनाई गई है। जो कॉपी भी आप जिसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका भी आपको ऐसा है कि जैसे कि जहां आप यूज कर सकें उस जगह को यूज करना चाहिए। फालतू कॉपी भी हमें वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो कॉपी वगैरह है, जो किताब वगैरह है, वो सभी भी किसको काट के बनाई जाती है? वृक्षों को काट के बनाई जाती है। अगर गलत बोल रहा हूं तो आप सर्च कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो विश्व में तापमान में वृद्धि के कारण और वृक्षों के अंधाधुंध कटाई के कारण क्या हो रही है? अब देखो, इससे क्या हो रहा है? वर्षा में कमी आ रही है। जहां वर्षा, देखो वर्षा वहीं ज्यादा होगी जहां पर उसके अकॉर्डिंग मानसून मतलब वो जलवायु होगी। जलवायु कैसे होगी? जहां पर हरा भरा क्षेत्र है, जहां पर जलवाष्प की मात्रा अधिक है, वहीं पर सर्वाधिक वर्षा भी होती है। जहां पर भी वर्षा अधिक होती होगी, तो आप देखो, जैसे कि अगर मैं ग्लोब की बात करूं तो ये 0 डिग्री है, 23.5 ऊपर है, 23.5 नीचे, तो इसके बीच में जितना भी ये भाग आता है वो, और मुख्य रूप से 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यानी ऊपर उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र में तो वर्ष भर जल गिरता रहता है, यानी कि वर्षा होती रहती है। वर्षा होती रहती है। अब वर्षा होगी तो यहाँ क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? यहीं पर पाए जाते हैं, क्योंकि वर्ष भर यहाँ वर्षा होती रहती है और घने घने लंबे लंबे पेड़ मौजूद है, ठीक है ना, यहीं पर। तो वर्षा अधिक होगी और जंगल ज्यादा होगा तो वर्षा भी अधिक होगी। तो जो वृक्ष कट जाएंगे, देखो जो हमारा रेगिस्तानी इलाका है, कौन सा? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू
वगैरह, जोधपुर वगैरह सभी रेगिस्तानी जिलों के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर देखो आप बहुत कम क्या मिलेंगे, वृक्ष मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती। वर्षा और वृक्षों का एक ही सिद्धांत है, दोनों जहां अगर वृक्ष जहां पर होंगे तो वर्षा वहां पर होगी, वर्षा जहां पर होगी वृक्ष वहीं पर ज्यादा होंगे। तो वृक्ष की कटाई से हमें ऑक्सीजन, देखो हमें ऑक्सीजन भी कौन प्रोवाइड कराता है? ये वृक्ष ही कराते हैं। ये पेड़ पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। एक आप एक बहुत बड़े बंगले में बैठे हो और एक वहां ऑक्सीजन लो, और एक आप 4 पेड़ जहां लगे हुए हैं आप वहां जाके ऑक्सीजन लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन कौन देता है हमें। वो घर नहीं देता, वो एसी नहीं देती, वो पंखा नहीं देता है। कौन देता है? वो वृक्ष देता है, जो हमारे खातिर खड़ा वो छाया भी वही देता है। तो हमें जो ये वृक्षों के अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए, और क्या करना चाहिए? जो तापमान में वृद्धि हो रही, जो फालतू गैसें विसर्जित हो रही, उसको भी रोकना चाहिए। तभी हम कहीं पर जाकर के जो जल है उसका विदोहन कम होने देंगे। वर्षा का जल आएगा, उसको एकत्रित करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो हम भूमिगत जल या बोरवेल से उपयोग करते हैं वो कम करेंगे, ठीक है ना। तो पहला बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु क्या कहता है कि विश्व में बढ़ रही तीव्र गति से जनसंख्या के कारण शुद्ध जल की मांग में वृद्धि हो गई। अब देखो विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? अभी 1 जनवरी 2021, आपको एक बात तो बोलना भूल गया मैं, आपको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपको बहुत सारी खुशियां दे, ऐसी मनोकामनाएं मेरी। तो जो ये 1/1/2021 यानी 1 जनवरी 2021 हुई, इसमें भी 13 लाख से ऊपर नए शिशु या बच्चे पैदा हो गए। क्या हो गए? इस 1 जनवरी के दिन ही 13 लाख से ऊपर शिशु यानी बच्चों का जन्म हुआ है। चीन में भी 35,000 समथिंग बच्चों का जन्म हुआ है। भारत में 59,000 समथिंग ऊपर बच्चों का जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं विश्व जनसंख्या वृद्धि को दर्शाते हैं। हाँ, ये बात एक और है कि पिछले 2020 के 1 जनवरी 2020 की तुलना में भारत में इस बार 2021 की 1 जनवरी को कम बच्चे पैदा हुए। पहले बहुत ज्यादा थे, अभी 59,000 समथिंग है, और पहले शायद 65 समथिंग ऊपर थे 2020 में, ठीक है। तो वो थोड़ी कमी आई है, ये जरूर अच्छी बात है। विश्व में बढ़ रही तीव्र जनसंख्या का, अब जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी की खपत भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने के लिए चाहिए पानी, पीने के लिए चाहिए पानी, दूसरे कामों के लिए चाहिए पानी। तो अब मांग बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। अब मांग बढ़ेगी तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? विश्व भर में जल संकट। इसलिए तो कहा जा रहा है कि जो विश्व का तीसरा विश्व युद्ध होगा वो किसके कारण होगा? जल के कारण होगा। तो जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए, तभी कहीं जाकर के जल संसाधन का जो हम संरक्षण कर पाएंगे। अगला, उद्योगों का तीव्र गति से विकास। अब देखो उद्योगों में भी कहीं ना कहीं तो जल का उपयोग होता है। कोई जैसे कि आलू की चिप्स की फैक्ट्री है तो वो आलू धुलेंगे, वो तो पानी वेस्टेज हुआ ना। वो कहीं ना कहीं मशीनों को धोने में, कहीं ना कहीं फैक्ट्री को धोने में, कुछ भी यूज में जल का अधिक दोहन होता है, और वो दोहन ऐसा है कि वापस यूज में नहीं आता है, सीधी सी बात। तो इससे क्या होता है कि जल का दोहन अधिक होता है, तो जल की मात्रा में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो फैक्ट्रियों की वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे जल का अभाव होता है। अगला देखते हैं, वर्षा जल का सही रूप में उपयोग नहीं हो पाना। देखो जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ तो कहीं कहीं पर इसका उपयोग हो रहा है, पर एक ग्रास लेवल पे नहीं बोलते हैं, निचले तबके तक वो नहीं हो पाता है। जैसे कि ये हमारा घर है, मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है कि पाइपलाइन द्वारा ऊपर जो टेरिस है यानी छत का पानी इकट्ठा होता है, उसको एक पाइपलाइन द्वारा नीचे, एक घर के नीचे या गार्डन में आगे एक गड्ढा नुमा बनाया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? टाका। क्या बोला जाता है? इस गड्ढे नुमा टैंक को टाका बोला जाता है। और इसी के अंतर्गत वर्षा का जल आता है, उसको प्योरीफाई करके वापस मोटर द्वारा यहाँ पर नल के माध्यम से या वाटर पाइप लाइन के माध्यम से घर के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार का कुछ प्रोजेक्ट वगैरह होता है जल संसाधन संरक्षण से संबंधित, वाटर कंजर्वेशन से संबंधित। तो इसका ग्रास लेवल पे उपयोग नहीं हो पाता है। कहीं कहीं बड़ी बड़ी होटलें हैं या बड़े बड़े जो घर हैं या बाहर जो घर हैं वो उपयोग करते हैं, पर ये हर जगह आजकल प्रचलन में नहीं है। इसका प्रचलन अधिक होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अगला और लास्ट देखते हैं, जल प्रदूषण के कारण शुद्ध जल का अभाव होना। फिर वही वाली बात, जल प्रदूषण अधिकतर तो कौन करते हैं? औद्योगिक जो उद्योग स्थापित होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, जल प्रदूषण कर देते हैं।
कोई ना कहीं केमिकल मिलाने से भी जल का प्रदूषण हो जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ एक फैक्ट्री स्थापित है, अब फैक्ट्री कहाँ स्थापित होगी, जहाँ उसको कच्चा माल मिल जाएगा। अब यहीं पर आसपास कोई नदी जा रही है तो इससे विसर्जित जो भी केमिकल है, रसायन है, वो कहीं ना कहीं जाके इस नदी या नहर में मिल जाएंगे। वो नदी और नहर का पानी अब पीने योग्य नहीं रहेगा, नहीं किसी और कार्य योग्य रहेगा, और इससे अनेक बीमारियां अलग फैलती है। ठीक है, तो ये कुछ 5 मुख्य अभाव या कारण हैं जिससे हमें जल संसाधन को बचाना है, रोकना। अब बचाने के कारण, बचाने के उपाय क्या क्या है उनको देख लेते हैं। इन सभी को आपको पॉइंट वाइज ऐसे कैसे कॉपी में नोट करना है। ठीक है, अब देखते हैं इनके जल संरक्षण के उपाय, यानी कि किस प्रकार आप जल का संरक्षण कर सकते हैं। इसके उपाय मैंने सुझाए हैं, 5 मुख्य हैं, 5 आपको याद रखने होंगे। कम से कम 3 तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जल संरक्षण से संबंधित कोई भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का अगर आता है तो कोई 1 या 2 पूछेगा। किस जल संरक्षण किसे कहते हैं ये पूछेगा 2 नंबर में। अगर बड़ा आएगा तो उसके उपाय ही पूछेगा आपसे सीधे। तो पहला क्या है, वनस्पति विनाश पर नियंत्रण। जो वनस्पति है उसके विनाश पर नियंत्रण करना चाहिए। अब इससे क्या होगा देखते हैं। वनस्पति और वर्षा में घनिष्ठ संबंध होता है। अभी पहले मैंने बताया कि जिस तरह वर्षा और वनस्पति है, वनस्पति होगी तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो ही वनस्पति होगी। ऐसे एक दूसरे से क्या है, यह घनिष्ठ संबंधित हैं। यह जल चक्र की उत्पत्ति में सहायक होती है। जल चक्र होता है ना, देखो पेड़ों से निकलता है, फिर हवा पहुंचती है समुद्र में, समुद्र से वापस स्थल की ओर। ये जो चक्र चलता रहता है यही कहलाता है जल चक्र। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि जल चक्र क्या होता है, कि पेड़ पौधों से हवाओं का नमी ले लेती है, फिर नमी लेके फिर वो महासागर की ओर जाती है, फिर जल से वापस होके स्थल की ओर आती है, तो नमी लेके आती है, फिर बादलों के रूप में वो परिवर्तित हो जाती है, फिर वो मेघ गर्जन के साथ वर्षा करती है। ठीक है ना, तो ये जल चक्र के लिए उत्तरदायी कौन होती है, वनस्पति अधिक उत्तरदायी होती है, तथा तापमान की वृद्धि को रोक कर वाष्पीकरण को नियंत्रित करती है। अब देखो, जहां पेड़ पौधे हैं वहां इको फ्रेंडली टेम्परेचर रहता है, ना एकदम गर्म ना एकदम ठंडा, बीच का जो इको फ्रेंडली जो सिस्टम होता है, वातावरण होता है, वह अगर वनस्पति वहां पर ज्यादा है तो वहां इको फ्रेंडली जलवायु रहती है। ठीक है, तो तापमान की वृद्धि को रोककर क्या करती है, वाष्पीकरण को नियंत्रित करती है। अब वाष्पीकरण क्या होता है, देखो ये शब्द है वाष्पीकरण। देखो एक बहुवनल लो जिसमें आप चाय बनाते हो, उसमें पानी डाल दो, केवल और केवल वाटर, H2O अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने। पानी डाल दिया, चूल्हे को तेज पे रख दो, 5 मिनट बाद क्या होगा, वो उबलने लगेगा। 7 मिनट बाद क्या होगा, वो भाप बन के ऊपर उड़ने लगेगा। और 10 मिनट बाद क्या होगा कि शायद आपने जितना पानी भरा था वो 5-7 मिनट बाद आपको कुछ इतना ही देखने को मिलेगा। तो भाई साहब वो जो ऊपर वाला पानी था वो कहाँ गया, वो वाष्प यानी कि हवा के कण के रूप में ऊपर उठ गया। तो वो क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। गर्मी अधिक होने पर जल जो नीचे मौजूद है वो वाष्प बन के ऊपर उठ जाता है, उसे बोलते हैं वाष्पीकरण। तो तापमान में वृद्धि अगर हो जाएगी तो जो जल हमारी धरती पर मौजूद है वो हवा में नहीं उड़ेगा। कहने का मतलब इतना है। तो वाष्पीकरण पर नियंत्रण लगा सकते हैं, किसके द्वारा, वनस्पति विनाश पर नियंत्रण करके। तो इससे क्या होगा कि जल का संरक्षण आसानी से किया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, जल की वितरण व्यवस्था में सुधार। अब जल की वितरण व्यवस्था, जल का वितरण मैंने बताया था आपको, महासागरीय, भूमिगत और भूपृष्ठीय, ये 3 रूपों में विभक्त है जल का वितरण। अब इसकी व्यवस्था में सुधार क्या करना चाहिए, जल की व्यर्थ में होने वाली बर्बादी पर रोक लगाना, जल वितरण प्रणाली में सुधार आवश्यक है। कृषि में सिंचाई फव्वारा पद्धति से की जाए। अब किस प्रकार जल के वितरण की व्यवस्था को सुधार, जहां पर नहरों से कर रहे हो आप कृषि कार्य, तो वहां पर कृषि कार्य सिंचाई किससे करना चाहिए, फव्वारा पद्धति, जिसको बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी कहते हैं। इससे सही से जल का उपयोग भी हो जाता है और सिंचाई भी हो जाती है और अव्यर्थ पानी नहीं बहता है। जल संचय के लिए पक्के तालाबों का निर्माण करना। जो नहरें हैं, अब गाँव में क्या होता है कि कच्ची नहरें बना देते हैं। अब वो 1 साल 2 साल तो चलती है, फिर तीसरे साल क्या हो जाता है, उसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है जल का। तो मार्ग परिवर्तित हो जाएगा, जहाँ चाहिए मतलब पानी वहां तक पहुंच नहीं पाता, तो क्या मतलब, फिर वो व्यर्थ हो जाता है। जैसे यहाँ से पानी जा रहा है, अब कुछ एक धारे यहाँ पर निकल गए तो किसी लोगों ने कुछ भी करने के लिए उसका उपयोग
करना शुरू कर दे तो वो तो विदोहन हुआ ना, वो बर्बादी हुई ना पानी की, वो संसाधन का अभाव व्यक्त करता है। ठीक है, तो जल संचय के लिए पक्के तालाबों एवं का निर्माण करना, और जो नहरें हैं उनके साइड में या उसके तली में सीमेंटेड नहरों का निर्माण करना, यानी कि पक्की नहरों का निर्माण करना और सिंचाई प्रक्रिया करना, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति यानी फव्वारा सिंचाई से करना। ठीक है, तो यह होता है जल की वितरण की व्यवस्था में सुधार लाना। अगला और तीसरा है भूमिगत जल की वृद्धि का प्रयास। देखो अभी मैंने बताया था 3 होते हैं, एक तो महासागरीय, वो अपने ज्यादा काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुत खारा है, वो पानी पीने योग्य नहीं है, 71% पानी है, वो पानी पीने योग्य नहीं है। दूसरा है भूमिगत जल। अगला आता है, मैंने बताया था आपको, भूमिगत जल। अब भूमिगत जल की वृद्धि का प्रयास करना, जो भूमिगत जल है ये एक टाइम अभी ही ऐसा बोला जाता है कि जो भूमिगत जल है उसका लेवल गिरता जा रहा। अब जैसे मान लीजिए, इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूं मैं। देखो देखो मान लीजिए आपके ऊपर छत के ऊपर एक लगी हुई टंकी है। ठीक है, हर किसी के घर में होगी, कोई के सीमेंटेड होगी, कोई के सिंटेक्स की होगी या यानी प्लास्टिक की होगी। अब आपने पानी भर दिया, मोटर से भरा, नलकूप से भरा, किसी से भी भरा। अब आप सुबह भर दिया, कितनी बजे? 7 बजे भर दिया। अब आप उसको शाम को 7 बजे देखोगे तो घर में 2 व्यक्ति भी हैं, तो क्या वो जितना पानी भरा था इतना ही रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपने उसका क्या कर लिया? उपयोग कर लिया, और लगभग यहां तक आ जाएगा। यानी कि जब आप अपनी घर की टंकी का पानी ही सेव नहीं कर पा रहे हो, तो जो हमें प्रकृति ने दिया है, क्या वो भी एक, मैंने क्या बोला था जब संसाधन पढ़ाना शुरू किए थे, संरक्षण पढ़ाना शुरू किया था, कोई भी संसाधन अनलिमिटेड मात्रा में नहीं है। हर चीज की एक लिमिट होती है, एक्सपायरिंग डेट होती है। ठीक है, तो जो हमारी वर्षा का जल, जो भूमिगत जल है, उसकी भी तो कोई ना कोई एक लिमिट है कि हाँ इसके बाद खत्म हो जाएगा। जैसे कि बोरवेल भी खुदते हैं, तो कहीं कहीं तो बोरवेल 30 फीट की या 60 फीट की गहराई पर मिल जाता है, और कहीं कहीं 400, 500 फीट गहरा खोदना पड़ता है। क्यों खोदना पड़ता है? क्योंकि जो भूमिगत जल का स्तर है वो घटता जा रहा है दिन ब दिन। ठीक है, क्यों? क्योंकि अधिकतर बोरवेलों का उपयोग करने लग गए, एक घर में 2-2, 3-3 बोरवेल खुदने लग गए, ऐसा होने लग गया। तो जो भूमिगत जल है, इसमें किस प्रकार वृद्धि कर सकते हैं हम? तो भूमिगत जल का अंधाधुंध प्रयोग से भूमिगत जल के स्तर में क्या हो रही है? निरंतर घटता जा रहा है। भूमिगत जल में वृद्धि के लिए क्या करें? खेतों पर चारों ओर मेड़बंदी करें। मतलब खेतें हैं, इसके चारों ओर मेड़बंदी कर दो, जो पानी है वो यहीं खेत में ही रहेगा और कहीं पर भी नहीं जाएगा। कुछ इस प्रकार से खेत में करते हैं, शायद ये इस प्रकार से खोद देते हैं और ये पानी ऐसे या फिर ऐसे ये इस प्रकार से कैरिट है, अलग अलग बनाए जाते हैं, जिससे एक प्रकार से एक तरफ फ्लो दिया जाता है और दूसरी तरफ तक पानी पहुंच जाता है। तो मेड़बंदी करना, और क्या करना तथा जलाशयों में, पक्के जलाशयों में जल एकत्रित करके वर्षा का जल सिंचाई के रूप में उपयोग में लाना। तो ये 3 कारक हुए। वनस्पति विनाश पर नियंत्रण, ये ऐसे कैसे लिख लेना, उदाहरण हो सके तो कॉपी में साइड में ड्रॉ कर लेना, नहीं समझ आए तो, वरना समझ आ जाएंगे, कठिन लैंग्वेज नहीं लिखी मैंने। दूसरा है जल के वितरण की व्यवस्था में सुधार करना। अगला था भूमिगत जल की वृद्धि का प्रयास करना। इसके अलावा 2 और रह जाते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। हाँ, लास्ट 2 उपाय और कौन से हैं जिनसे हम जल संरक्षण कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। जल प्रदूषण पर नियंत्रण। जल प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे? कि जो बढ़ते जल प्रदूषण के कारण शुद्ध जल का क्या हो रहा है? अभाव हो रहा है। अतः हमें जल प्रदूषण पर नियंत्रण करना आवश्यक है। जल प्रदूषण कैसे कैसे होता है? फैक्ट्रियों द्वारा, कोई जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर जल का दुरुपयोग होता है, गंदगी फैलाई जाती है, कचरा वगैरह जल में या नहर नाली वगैरह में फेंका जाता है। जो अलग अलग जो धार्मिक स्थल होते हैं कहीं कहीं पर, वहीं पर भी अत्यधिक मात्रा में दूषित किया जाता है। गंगा जो हमारी पवित्र नदी भी है और सबसे ज़्यादा पॉल्यूस्ड नदी के अंतर्गत भी आती है, प्रदूषित नदी के अंतर्गत भी वही आती है। क्यों? कहीं ना कहीं वो एक धार्मिक चीज़ भी उससे जुड़ जाती है कि आस्था के वजह से कहीं ना कहीं वो गंदगी उसमें फैलती है और प्रदूषित होती जाती है। तो हमें इनको वापस शुद्ध रूप में लाने की लिए भी प्रयास करने चाहिए। गवर्नमेंट को भी इसके लिए कदम उठाने चाहिए ताकि हम अपने जो जल प्रदूषित हुआ है या हो रहा है
उसको आगे भविष्य में और प्रदूषित ना करे और उसका स्वच्छ रूप में उपयोग कर सकें, ऐसा हमें नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, तो अगला और लास्ट रह जाता है आपका जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। देखो, जनसंख्या बढ़ेगी तो उस जल की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो मांग कहाँ से लाओगे आप? तो या तो नलकूपों द्वारा निकालोगे, बोरवेल द्वारा निकालोगे, कहीं से मंगाओगे, कैसे भी करोगे, पर उसकी पूर्ति तो करनी जरूरी, क्योंकि देखो मानव है, जीव जंतु है और पेड़ पौधे, इन सभी को क्या आवश्यक है? जल। जल है तो जीवन है। क्यों कहा जाता है जल ही तो जीवन है? इसको बचाने के लिए हमें, देखो, हम बचाएंगे तो ये जीव जंतु भी जी सकेंगे, पेड़ पौधे भी जी सकेंगे। पेड़ पौधे रहेंगे तो मानव जिएगा। मानव को ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ पौधे। भी समझाया मैंने आपको। तो पर्यावरण को ग्रीनली करना चाहिए। ठीक है, तो जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या का कारण शुद्ध जल का उपयोग अत्यधिक मात्रा में होने लगा है, जिसके कारण भविष्य में पूरा विश्व शुद्ध जल के अभाव से ग्रसित हो सकता है। मैं कह रहा हूं बार बार, अगला जो तृतीय विश्व युद्ध होगा वो किस वजह से हो सकता है? इस जल की वजह से हो सकता है। तो आई होप ये सभी चीज़ें आपको जल संसाधन संरक्षण से संबंधित समझ आई होगी, पसंद आई होगी वीडियो। और इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, कौन सा टॉपिक आपको, अगर आपको कोई क्वेरी है कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।